हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी का एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें ज्योग्राफी का सबसे पहला एक्सरसाइज है भारत संसाधन एवं उपयोग। इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का सबसे पहला टॉपिक के साथ कि भारत संसाधन एवं उपयोग। तो सबसे पहले जानते हैं संसाधन होता क्या है। तो संसाधन हम लोग कह सकते हैं दुनिया में जितनी भी सारी वस्तुएं हम लोग जो देखते हैं, जिसका उपयोग करते हैं, वो सब का सब क्या कहलाएगा, वो संसाधन कहलाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए एनिमल रिसोर्स है, क्रूड ऑयल है, फॉरेस्ट है, जंगल है, खनिज है, अयस्क है, जल है, भूमि है, ये सब का सब क्या है, तो संसाधन है। ठीक है। इसी को हम लोग जानते हैं डिफिनेशन के रूप में लिखा, प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो सिंपल सी डिफिनेशन है, प्रकृति से प्राप्त वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संसाधन कहते हैं। या फिर उसमें एक छोटा सा पॉइंट और जोड़ लिया जाए, अगर उसको बनाने में टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, या फिर कोई मान लीजिए हमारे पास हिमालय है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा खनिज है जिसका हम लोग उपयोग अभी तक नहीं कर पाए, अगर हमारे पास उसका टेक्नोलॉजी है उससे खनिज निकासने का, बगैर ग्लेशियर को पिघले हुए, तो भी हमारे लिए एक संसाधन है। लेकिन कह सकते हैं हिमालय का भी जो खनिज पदार्थ है वो भी संसाधन है, लेकिन वो भंडारित रूप में है ना, भंडार रूप में वो फिक्स है। चलिए आगे लिखते देखते हैं। यह कह रहा है, यह हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, उसे क्या कहेंगे, हम लोग संसाधन कहेंगे। चलिए आप लोग इमेज देखकर भी याद कर सकते हैं, चाहे हम लोग को जितनी वस्तुएं देखे वो सब का सब क्या कहलाएगा, वो संसाधन कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक हमारे पास डायग्राम, इसको भी देखते हैं। देखिए संसाधन को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। सबसे पहले दो भाग कौन कौन है, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। ठीक है, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मानवीय संसाधन। ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये दो प्रकार का होता है, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। वही लिखा प्राकृतिक संसाधन कितने भाग में, दो भाग में, कौन कौन, नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। वही है मानवीय संसाधन में, इसको हम लोग कह सकते हैं संरचना के आधार पर और संस्था के आधार पर, दूसरा मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है। अब इसमें करा नवीकरणीय, जिसका हम लोग सतत मतलब कंटिन्यूअस वे में यूज करते चले जाए, वही लिखा सतत अथवा प्रवाह, जिसका मतलब कि नवीकरणीय जिसका हम लोग कंटिन्यू रूप से उपयोग करते चले आ रहे, उसी को हम लोग नवीकरणीय कहते हैं। अनवीकरणीय में जिसको हम लोग कह सकते हैं जिसका एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय बोलते हैं। बारी बारी से डिफिनेशन को देखेंगे तो नवीकरणीय को दो रूप में बांटते, एक जैव में, ठीक है, एक होता था हमारा जैव संसाधन, तो जैव में चला आता प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा वन्य जीव। फिर अनवीकरणीय, अनवीकरणीय में पुनः चक्रीय और अचक्रीय। जैसे पुनः चक्रीय, पुनः चक्रीय मीन्स होता है जिसको हम लोग फिर से उपयोग कर सकते हैं, और अचक्रीय में जिसका पुनः उपयोग हम लोग नहीं कर सकते। जैसे में क्या है, जीवाश्म ईंधन, हम लोग जीवाश्म मान लीजिए कोयला है, इसका अगर हम लोग एक बार उपयोग कर लिए तो दोबारा हम लोग उपयोग इसका नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। संसाधन जो है वो भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। भौतिक संसाधन में, ठीक है, फिजिकल रिसोर्स, जिसमें भूमि, मृदा, जल, खनिज ये सब आते हैं। ठीक है। भौतिक संसाधन में क्या क्या हो जाएगा, भूमि हो जाएगा, मृदा हो जाएगा, जल हो जाएगा, खनिज हो जाएगा, जिसको हम लोग फिजिकल रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है जैविक संसाधन। जैविक मतलब बायो रिसोर्स, इसमें करें वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव आते हैं, जिसमें जीवन की मात्रा माने कि जीवन हो।
ठीक है, जिसमें कह सकते हैं अगर वनस्पति बोल दे तो वो जैव संसाधन में आएगा, वन्य जीव बोल दे, जलीय जीव बोल दे, ये सब किस में आएगा तो जैविक संसाधन में आएगा। यहां से एक स्टेटमेंट, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा कथन है, ठीक है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, कराई किस भूगोलविद का एक कथन है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये आपका 1 नंबर का यहाँ से एकदम फिक्स एक क्वेश्चन पूछा गया है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। ये कथन किनका है, तो किनका है तो जिम्मर मैन का, है ना, जो एक प्रसिद्ध भूगोलविद थे, उनका ये स्टेटमेंट है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो कौन थे वो भूगोलविद, तो जिम्मर मैन थे। चलिए नेक्स्ट है संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। ये जो संसाधन का वर्गीकरण है, हम लोग इसको निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत करते हैं, ठीक है, निम्नलिखित आधार पर इसका क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, जिसमें सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक, उत्पत्ति के आधार पर। सेकंड है उपयोगिता के आधार पर। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। 4 नंबर है विकास की स्थिति के आधार पर। तो ये 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है संसाधन को, ठीक है। वही लिखा संसाधन का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया गया, कितना तो 4 भाग में, है ना, 4 आधार पे। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, और चौथा है विकास की स्थिति के आधार पर। तो बारी बारी से सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद उपयोगिता के आधार पर, है ना, उसी प्रकार से स्वामित्व के आधार पर, और नेक्स्ट विकास की स्थिति के आधार पर हम लोग इस बारी बारी को इस टॉपिक को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, कर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार का। उत्पत्ति मतलब जो कह सकते हैं जिसका जन्म हुआ हो, है ना, उत्पन्न हुआ हो, जिसमें जैव और अजैव होता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, पहला कौन, जैव, और दूसरा अजैव संसाधन होते हैं। कह जैव संसाधन में कह सकते हैं कि जीव जंतु, है ना, चाहे जलीय हो, वन्य जीव हो, किसी प्रकार का जीव हो, ठीक है, वो सब किस में आएगा तो जैव संसाधन में। अगर बात करें मनुष्य का, तो मनुष्य भी जैव संसाधन के अंतर्गत वो आएगा। नेक्स्ट फिगर आपको दिख रहा होगा नीचे में, अजैव संसाधन, जैसे में हो गया पवन चक्की, है ना, मान लीजिए, जिसमें कह सकते हैं माउंटेन वगैरह, गाड़ी वगैरह, है ना, ये सब किस में आएगा तो अजैव संसाधन में, ठीक है। तो लिखा है जैव संसाधन में वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जो जैव मंडल से मिलते हैं। कौन मंडल से मिलते हैं, जैव मंडल से मिलते हैं, जिनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। जिसमें सजीव का क्या हो, लक्षण मौजूद हो, उससे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। ये आप लोग 1 क्लास में भी पढ़े होंगे सजीव और निर्जीव के बारे में, और 10th में भी पढ़ना सजीव निर्जीव के बारे में, ना, छोटा सा टॉपिक है। तो जैव संसाधन में सिंपल सा डिफिनेशन है, जिसमें सजीव के सभी लक्षण क्या हो, मौजूद हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जैव संसाधन। जैसे में क्या हो गया, मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन आदि। पशुधन मतलब जितने प्रकार के पशु हम लोग देखते हैं, चाहे शेर हो, बाघ हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, मुर्गी हो, कुछ भी हो। मत्स्य मतलब मछली, है ना, मछली उत्पादन से। अरे कि जिसमें जैव संसाधन में सबसे बेहतरीन संसाधन कौन है तो मनुष्य, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, जैव संसाधन, सॉरी अजैव संसाधन। करा वैसा संसाधन जो निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, वो निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अजैव संसाधन। जैसे मिट्टी, हवा, पानी, धातु, पत्थर, ये सब क्या हो जाएगा तो अजैव संसाधन हो जाएगा, ठीक है। जिसमें सबसे प्रमुख है हमारा मिट्टी संसाधन, जिसमें हम लोग रहते हैं, है ना। तो जैव और अजैव हमको लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जैव संसाधन जो जिससे जैव मंडल से प्राप्त होता हो, जिसमें सजीव का गुण मौजूद हो, उसे जैव संसाधन कहते हैं।
अजैब उसमें कहते हैं जिसमें निर्जीव का गुण हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए पत्थर, मान लीजिए जैसे में एक 4 व्हीलर है, भूमि है, ये सब क्या है तो अजैब संसाधन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उपयोगिता के आधार पर संसाधन, ठीक है। हम लोग 4 वर्ग में बांटे थे, उत्पत्ति और उपयोगिता, ठीक है। तो वही सेकंड नंबर क्या है तो हमारा उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 वर्ग होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय को बोलते हैं रिन्यूअल रिसोर्स, यानी कि उसको फिर से पुनः हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सनलाइट, सोलर लाइट, ठीक है। क्या सोलर लाइट जो सौर प्रकाश है, क्या हम लोग आज यूज किए कल वो नहीं मिलेगा? बताइए। तो सोलर ऊर्जा यानी कि कहते हैं सौर ऊर्जा, ये है कि जो हम लोग प्रतिदिन एक निश्चित समय अंतराल में हमको प्राप्त होता है। तो देखिए डिफिनेशन क्या कहता है, वैसा संसाधन जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान दीजिए फिर से, कह रहा भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा इत्यादि। क्या हवा चलना बंद हो जाएगा? क्या सूरज का प्रकाश आना बंद हो जाएगा? ये सब कभी नहीं होगा, है ना। होगा तो 1 करोड़ अरब वर्ष बाद। इसी कारण इसको हम लोग किस वर्ग में बांटते हैं तो नवीकरणीय संसाधन के रूप में। इसमें से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि निम्न में से कौन पुनः चक्रीय संसाधन है, जिसमें आपको दे देगा ऑप्शन सौर ऊर्जा, तो वही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, किसको पुनः प्राप्त हम लोग कर सकते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय में एक मान लेते हैं कोयला, ठीक है। क्या कोयला को एक बार जला दें तो क्या उसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते। अगर उसका उत्पादन फिर से करना चाहें तो लाखों करोड़ों अरबों वर्ष उसमें लग जाएंगे। तो वही लिखा, वैसा संसाधन जिन्हें हम किसी भी तरीके से पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या फिर इसी को लिख सकते हैं, या फिर उसको दोबारा उपयोग करने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष का हम लोग क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा, तभी हम लोग उसको फिर से पुनः उत्पादन कर सकते हैं। जैसे में जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोल, गैस, सारा कुछ है ना, इसको हम लोग दोबारा उपयोग करना लाना चाहें तो लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, ठीक है। ये हमारा नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। हमको लगता है यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर कह सकते हैं मालिकाना आधार पर। स्वामित्व मतलब मालिक, ठीक है। कह स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के हो सकते हैं। कह स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं तो 4 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। व्यक्तिगत संसाधन कह वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार में हो। कह वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बगीचा या फिर एक जमीन का टुकड़ा, उस पर किसी के एक व्यक्ति का अधिकार होता है, लेकिन बगीचा बोले तो बगीचा सामुदायिक भी होता है, ठीक है। या फिर एक तालाब, आजकल हम लोग देख रहे होंगे आए दिन तालाब जो मछली पालन के लिए हम लोग हमारे आसपास के क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है, वो जो तालाब होता है मछली पालन का, वो कह सकते हैं किसी एक खास व्यक्ति का है, ठीक है। एक तालाब होता है जो जहाँ पर मंदिर मस्जिद वगैरह होते हैं, वहाँ पर एक तालाब होता है। वो जो तालाब होता है वो सामुदायिक होता है, जिसमें समुदाय के सभी लोग उसका उपयोग करते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहा व्यक्तिगत संसाधन वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, उससे हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। या फिर जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व, निजी मतलब कि अपना स्वामित्व, अपना अधिकार हो, जैसे में भूखंड, बगीचा, तालाब इत्यादि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक से अर्थ ही होता है इसका जिसपे समाज का अधिकार हो, जिसका किसका अधिकार हो? समाज का अधिकार हो, ठीक है।
लिखा वैसा संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं। कौन करते हैं? समुदाय के सभी लोग करते हैं, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे में पार्क, खेल का मैदान, ये सब क्या हो जाएगा? तो जैसे मंदिर है ना, ये सब क्या हो जाएगा? सामुदायिक संसाधन। क्या मंदिर किसी खास व्यक्ति का होता है? नहीं होता है। उसमें सभी लोग, उस गांव समाज के लोग उसको पूजा पाठ करने वहां पर जाते हैं। ठीक है, तो वही जैसे में खेल का मैदान हो गया, सार्वजनिक पार्क हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद, ये सब है ना, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? तो सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन में करे किसी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आते हैं। देखिए भौगोलिक सीमा क्या होता है उसको हम देखते हैं, ये ध्यान दीजिए। ये हमारा भारत हुआ, एक हमारा प्यारा सा भारत, ठीक है। इसके अंदर जो भी कुछ है, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, वो सब का सब क्या कहलाएगा? तो राष्ट्रीय संसाधन वो कहलाएगा। चाहे इसके अंदर ये जो अब बॉर्डर लाइन दिख रहा है ना, इसके अंदर कुछ भी हो, क्यों ना एक बड़ा से बड़ा सामान या फिर छोटा छोटा एक सुई हो, वो सब का सब क्या कहलाएगा? वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। ठीक है, बस इसको एकदम सिंपल से याद रखिएगा। हमारे देश के अंदर कुछ भी छोटा सा सामान हो या फिर कोई भी वस्तु हो, वो सब का सब राष्ट्रीय संसाधन वो कहलाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। कर अंतरराष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कोई देश है, एक यहाँ पर कोई देश है, अब बीच में समुद्र है। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर का एक ऐसा भाग है, यहाँ पर एक भाग है ऐसा, मान लीजिए यहाँ पर हमको पेट्रोल मिल गया। ठीक, तो दोनों देश क्या करने लड़ने लगेंगे, हम मेरा है ना, बिल्कुल बच्चे की तरह। तो इस स्थिति में यहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय संस्था होता है। ठीक है, वो इसका जो भी कुछ निकलेगा उसका बंटवारा करेगा। ठीक है, उसका यूज को बांटेगा, किसका कितना हक होगा। तो वही लिखा है, वैसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, या समुद्री क्षेत्र किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर आगे के, ये मान लीजिए हमारा तट रेखा इससे 200 किलोमीटर आगे का, इधर से भी 200 किलोमीटर आगे का जो क्षेत्र ये है, उसी को हम लोग अंतरराष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। यहाँ पर चाहे कुछ भी निकसे, वो किसी एक पार्टिकुलर देश का अधिकार यहाँ पर नहीं होगा। किसका अधिकार होगा? तो किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था का। ठीक है, चलिए ये सब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है कुछ पॉइंट, उस पॉइंट को देखते हैं। करे किसी राजनीतिक सीमा, राजनीतिक सीमा जो हमारा जो फिजिकल मैप होता है, ठीक है ना, उसकी बात करें, उसके अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन्य जीव एवं समुद्री जीव कहां तक? 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से ये भारत, यहां पर मान लीजिए समुद्र नीचे का, इसके 200 किलोमीटर क्षेत्र तक, कितना? 200 किलोमीटर क्षेत्र तक, यहां से यहां तक, ये भी हमारा क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। जैसे 200 किलोमीटर से आगे होंगे वो क्या कहलाएगा? वो अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा नियंत्रण किया जाएगा। कभी कभी आप कहानी सुने होंगे कि लोग समुद्र में मछली पकड़ने गए और वो किसी देश के द्वारा वो बंदी बना लिए गए। जैसे हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, लोग मछुआरे लोग मछली पकड़ने गए, उनको पता नहीं चला, वो 200 किलोमीटर को वो क्रॉस कर दिए। ठीक है, तो उनको जो भी इस देश का नज़दीकी है वो उनको अरेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद उन पे मुकदमा वगैरह चलेगा या फिर जो भी प्रोसेस है वो होगा। ठीक है, तो इस कह सकते 200 किलोमीटर का आगे का जो क्षेत्र है वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन वो कहलाता है। और 200 किलोमीटर के नज़दीक का जो इधर का जो भी क्षेत्र है वो सब किसके अंतर्गत? तो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत वो आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
रहा है किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के रूप के नाम से जाना जाता है। कह रहा है किसी देश की तट रेखा से जो 200 किलोमीटर की दूरी तक का जो क्षेत्र है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। अभी बता रहे थे ये जो हमारा भारत का नक्शा है इसके जो 200 किलोमीटर का जो दूरी तक का जो जगह है इससे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग के लिए वीडियो प्रतिदिन आएगा, चाहे वो लाइव हो या फिर वो रिकॉर्डेड हो। अगर लाइव चलेगा तो आपको समय आपको बता दिया जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जितने भी सगे संबंधी दोस्त यार हैं सबको इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल के बारे में बताइए। अगर आपको ऐप में देखना है वीडियो को तो हमारा ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री क्लास नोट्स वगैरह सारा कुछ, ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहीं पर आपको सारे के सारे क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले। तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।